नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, क्योंकि आपने भी अपने लिए बचत और निवेश की रणनीति बना रखी होगी। आपके भी कुछ आर्थिक सपने होंगे, कुछ प्लानिंग होगी अपनी लाइफ की, जिसके लिए आपको पैसों की और निवेश की ज़रूरत होगी। और यही सीख हम आपको इस शो के ज़रिए भी देते हैं। तो आज भी निवेश के हर पहलू पर हम आपको सलाह दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। निवेश बचत की रणनीति आप कैसे बनाएं? निवेश की सही प्लानिंग, करोड़पति आपको बनना हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी में अगर आपको निवेश करना हो तो कैसे आप समझें कि आपके लिए सही निवेश का विकल्प कौन सा है। और साथ ही अपने खर्च बचाने के लिए अगर आपने कोई रणनीति अपनानी है तो वो आप कैसे अपना सकते हैं ताकि आपका निवेश बढ़े। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे शो में। भारतीय लगातार देश छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? विदेश शिफ्ट होने के पीछे क्या कारण है? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए किस तरह की आर्थिक तैयारी करना ज़रूरी है? इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। निवेश के लिहाज से हो, खर्च के लिहाज से हो, नौकरी के लिहाज से हो, आपका फाइनेंशियल प्लान विदेश शिफ्ट होने से पहले क्या होना चाहिए, इसी की आज आपको कराएंगे प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। और इस शो में हम करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी। लिहाजा अगर आपको भी अपने अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 इस नंबर पर। और इस नंबर पर अपने सवाल जब भी आप पूछें तो अपनी डिटेल में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जानकारी हमें दीजिएगा, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स के पास सभी तरह की डिटेल्स हों जिसके ज़रिए वो आपकी सहायता कर सके आपके हर फाइनेंशियल गोल को अचीव कराने में। और अगर आप हमें YouTube पर भी देख रहे हैं तो अपने सवाल आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। चलिए तो आज शो की शुरुआत करेंगे आपके सवालों के साथ। पंकज मटपाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, MD हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के, और साथ ही मेरे साथ अभिजीत चौकसी भी जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं Stockify.in के। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और शो की भी शुरुआत करते हैं। पंकज जी, आपके लिए पहला सवाल हम लेंगे। रमेश जी फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार रमेश जी, क्या हाल चाल? हाँ नमस्कार मैडम, आप सबको मेरी तरफ से ओणम की शुभकामनाएं। मैं केरला से बोल रहा हूँ। जी सर, आपको भी बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज। थैंक यू। अच्छा, मैंने पोर्टफोलियो आपको भेजा था, शायद आपने देखा होगा। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ, इसमें कुछ कमी पीछे है क्या? ये बैलेंस्ड है या और कुछ इसमें अमेंडमेंट करने का जरूरत है क्या? ये इसका एक वैल्यूबल अगर इंफॉर्मेशन काफी अच्छा होगा। 12 फंड्स है आपके पास सर? हाँ जी। ओके। सभी में आपने अपने निवेश की जानकारी हमें दी है। ज़्यादा तो है, देखिए 16,000 तक की आप SIP कर रहे हैं। ये आपको भी शायद महसूस हुआ होगा कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं। जो जानकारी मुझे आपसे लेनी है वो ये है कि आपको इसमें कब तक रहना है, कितने साल तक? नहीं, ये मिनिमम मैं 10 साल रख सकता हूँ। उसके बाद में भी अगर उसको आगे कराना है तो मैं कर सकता हूँ, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली। 10 साल कहा आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया। 10 साल? 10 साल मिनिमम, ठीक है। और 10 साल में 2 CR? 10 साल में तो मैं चाहता था 1 CR का कैसे बैलेंस कराएंगे। हाँ हाँ, ओके, चलिए ठीक है। रमेश जी, वैसे मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ, आप केरला से हैं लेकिन आपकी हिंदी काफ़ी साफ़ है, तो अच्छा लगा ये सुनकर। चलिए, फंड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। पंकज जी बताएंगे कैसे इनको करना चाहिए कंसोलिडेट। पंकज जी, कहाँ से निकले या किन किन में बने रहें? मेरे ख्याल से वो लिस्ट ज़्यादा छोटी होगी, है ना? तो शुरुआत उसी से कीजिएगा। कविता जी नमस्कार, अभिजीत जी नमस्कार, और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। कविता जी, सही कहा आपने, क्योंकि 12 फंड्स है और 16,000 की SIP है, तो यहाँ पर यदि कहाँ रहना है वो डिसाइड करेंगे तो बेटर होगा। और सिर्फ ये नहीं है कि फंड्स ज्यादा हैं,
एक वजह और भी है, देखिए यहाँ पर लार्ज कैप पे एक्टिव भी है, फंड भी है, और फिर इन्होंने काफी पैसिव फंड्स भी लिए हुए हैं। तो सलाह ये है, पहली बात, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और साथ ही इनके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड भी है। तो ये सेक्टरल फंड जो है, इनसे मैं निकलने की सलाह दूंगा। साथ में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो 4 फंड्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एसआईपी आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ में आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। और इसकी वजह ये भी है कि देखिए राजेश जी, आपने एक फंड लिया हुआ है, या कविता जी, एक मुझे जानना था कि फंड जो मैंने नाम लिए, फंड सही पढ़े हैं मैंने या कुछ में गड़बड़ है? आप मुझे फंड बता देंगे दोबारा से? बिल्कुल पंकज जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं इनके सारे फंड्स एक बार पढ़ देती हूँ। रमेश का सवाल है, 3 फंड, देखिए 3 फंड इनके पास जियो ब्लैक रॉक के हैं, जिसमें से जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, जीरोधा का गोल्ड है, इन्वेस्को का मिड कैप है, मोतीलाल का मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई का थीमेटिक एडवांटेज है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम इनके पास है। तो ये कुल मिला के कुछ 12 फंड्स हैं सर, 16,000 की एसआईपी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैंने जो बताया बिल्कुल सही है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। जो फंड्स मैंने आपको कहा, 4 फंड्स, इनमें एसआईपी आपको बंद करनी है। ज्यादा है, मुझे कारण था, आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड लिया हुआ है, और ये थीमेटिक एडवांटेज फंड जो है, ये फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कि थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो इस फंड के जरिए भी आपको थीमेटिक फंड से एक्सपोजर मिल रहा है, और फिर आप एडिशनली थीमेटिक फंड्स भी ले रहे हैं। तो इसके लिए यदि आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड लिया हुआ है, तो आपको अलग से थीमेटिक फंड नहीं लेने हैं। और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड अपने आप में एक अच्छा फंड है, जिसके जरिए आपको थीमेटिक फंड से एक्सपोजर मिलता है। और अच्छी बात यह है कि समय समय पर फंड मैनेजर्स जिन थीम में पोटेंशियल होता है, वहां पर चेंज करते रहते हैं। जहां पर थीम पे आउट हो जाती है, उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। तो थीमेटिक एडवांटेज फंड को रखिए पोर्टफोलियो में, और जो बाकी थीमेटिक फंड्स मैंने आपने अभी कहा कि बंद करने हैं, उन्हें आपको बंद करना है, उनमें से एसआईपी रोकनी है। और साथ में मोमेंटम फंड, क्योंकि मोमेंटम जो स्ट्रेटेजी होती है, वो तेजी के मार्केट में अच्छा काम करती है। इस वक्त का जो समय है, या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, उस हिसाब से वो फंड भी सुटेबल नहीं है। तो मेरे 4 स्कीम जो कही, वहां से आप निकल जाइए। अब बात आती है कि जो पैसा बचेगा उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग फंड है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, उसमें 3,000 रुपया बढ़ा दीजिए। और साथ में आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, उसमें भी 3,000 बढ़ा दीजिए। तो 6,000 रुपया जो एसआईपी रोकी है, उसका जो निकल रहा है 5,000 रुपए, वो 3,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप और 2,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ऐड करने हैं। रमेश जी, काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पर, और कुल मिला के जो है आपको कुछ फंड्स में एसआईपी बंद करने की सलाह भी दी जा रही है। कुछ सवाल आपको पूछना है पंकज जी से? नहीं, एक्चुअली पंकज सर का साउंड है ना, मुझे क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने जो बताया है वो शॉर्ट में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, कौन सा फंड रिव्यू मतलब रमेश जी, हमारा ये जो शो है वो यूट्यूब पर भी हम डालते ही हैं, तो लाइव सलाह भी आप सुन सकते हैं, वरना शो जाके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू के इंफ्रा में, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम में, और क्वांट फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई प्रू के निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में आपको एसआईपी बंद करने की सलाह दी जा रही है। निवेश बढ़ाइएगा मोतीलाल ओसवाल के मल्टी कैप में, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में, ये आपको फिलहाल सलाह दी जा रही है। बाकी सलाह जो है आप हमारे शो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी, और आपका सवाल क्योंकि पहला है, तो आप ये शो देख सकते हैं यूट्यूब पर, अपनी सलाह भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनिरुद्ध साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जिनको अभिजीत चौकसी से सवाल पूछना है। अनिरुद्ध, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ओके, पूछिए अनिरुद्ध। जी मैम, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा था।
मैं और मेरी वाइफ। SBI एनर्जी है, कौन स्मॉल कैप है, इज दैट राइट? वो तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, तो वो तो मैंने कैंसिल कर दिया। यही सवाल मैंने मेरे पास है आपका। इसके अलावा कुछ आपने नया भेजा है तो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, या वो सवाल नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं, मैंने कुछ और भी आपने 1 CR इन 10 years का एक सवाल भेजा है जिसमें SBI एनर्जी आपके पास है, 5000 रुपीज़ की SIP चल रही है, क्वांट का स्मॉल कैप है। हमारी टीम को आपका यही सवाल मिला है अनिरुद्ध, आपने इसमें बदलाव कर लिए हैं? हाँ, वो दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। अभी आप क्या पूछना चाह रहे हैं फिर? मेरे पास और भी वो सीप चल रहे हैं, मुझे बस वो कंफर्म करना था, ये सब सही चल रहे हैं या मेरे कुछ पास उन बदलाव फंड्स करने की जरूरत है? जानकारी है नहीं अनिरुद्ध। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सवाल हमें वापस से भेजिएगा, और अब की बार मेरे ख्याल से ये वाला सवाल क्योंकि हम ले चुके हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आपने SIPs कैंसिल कर दी है, जो ताज़ा फंड्स है उनकी जानकारी मेरे पास है नहीं, और वो एक्सपर्ट के पास भी सवाल होगा नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सवाल जो है आप हमें वापस से भेजिएगा जो आपके ताज़ा पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ हो। आगे बढ़ेंगे हम, और चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। पंकज जी, राजेश साहनी का सवाल लेंगे, ये फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बेसिकली तो रहता इंडिया में हूँ, मतलब कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जॉब अच्छा, में अच्छा। नाइजीरिया में करता हूँ, तो मैं इस समय अच्छा, नाइजीरिया अच्छा, से बोल रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, अपना सवाल आपने भेजा। सानी जी, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 है, HDFC का ही मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप, कोटक का कॉन्ट्रा, HDFC मल्टी कैप और निफ्टी माइक्रो कैप है मोतीलाल ओसवाल का। सही है सर फंड्स? एक मैम इसमें फंड और मैंने ऐड किया अभी, कौन सा? मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम माइक्रो कैप है। मोमेंटम 500, निफ्टी 50 ऑलरेडी है मेरे पास। एक SIP मैंने माइक्रो कैप में ही चालू की है 6500 की। हाँ, उसकी जानकारी दी है आपने, मैंने पढ़ा भी, वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी अच्छा, माइक्रो अच्छा। कैप पढ़ हाँ, लिया अच्छा। मैंने। हाँ, यही फंड्स है ना, लेकिन ओके। इनमें कुछ और नहीं है ना, 90,000 की हाँ SIP जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। 8 साल या 10 साल निवेश अवधि कितने साल करूं? क्योंकि 8 साल और 10 साल में फर्क हो जाएगा फिर देखिए आपका। मैम, हाँ, ऐसा है, क्योंकि मैम मेरा जो टारगेट है 8 to 10 ईयर्स है यहाँ का, मतलब हाँ। अब्रॉड जहाँ भी रहूंगा, तो आफ्टर 10 हाँ। ईयर्स अगर मैं ये SIP बंद भी कर दूंगा, लेकिन इसमें एक हाँ। HDFC का मिड कैप वो कंटिन्यू चलेगा, तो मेरे को कुछ इतना नहीं है, बस क्या कॉर्पस बनेगा, बस उसकी थोड़ी जानकारी मतलब एक चाहिए थी, और दूसरा कि अगर इसमें कुछ चेंज करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज वो मेरे को थोड़ा सजेस्ट कर दें। नहीं वो कुछ तो आपको change करना है बताएंगे या ही, कुछ और add इसीलिए करना आपके है। निवेश की अवधि बस बहुत इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो कुछ मैं 10 साल पकड़ के चल रही हूँ, मैं 10 साल का समय पकड़ के ओके, चल ओके। रही हूँ। 1 करोड़ आपकी बेटी का बिल्कुल सर। शादी का आपने लक्ष्य रखा हुआ है, 30,000 की आपको और SIP बढ़ानी है, इज दैट राइट? यस, वो एडिशनल, यस यस यस। वो एडिशनल है, चलिए ठीक है। पंकज जी। कविता जी, आपको स्कीम रिपीट करनी पड़ेगी एक बार दोबारा से जल्दी। बिल्कुल पंकज जी, मैं स्कीम रिपीट कर देती हूँ। इनके पास है HDFC का फ्लेक्सी कैप और मिड कैप, इनके पास है बंधन का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 है, कोटक का कॉन्ट्रा है, HDFC का मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी माइक्रो कैप है। मिल गए आपको सर सवाल? जी। सवाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आंसर बिल्कुल दूंगा। सारी स्कीम बिल्कुल अच्छी हैं। इसमें एक चीज है जो निफ्टी 500 नहीं है तो मोमेंटम की मैं आप एक बार, बात कर रहे हैं। पंकज जी अगर आपके पास नहीं है तो हम, अभिजीत आपके पास है ये सवाल? एक सेकंड, क्या नाम है इनका राजेश सानी जी का सवाल, HDFC फ्लेक्सी जी। कैप मोतीलाल ओसवाल आपके पास है? राजेश कनके का सवाल है सर, राजेश साहनी जी का सवाल नहीं है, ये सेम है राजेश HDFC कनके। फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500। नहीं नहीं, ये नहीं है। चलिए पंकज जी आप फिर बता दीजिए क्या जवाब होगा। बिल्कुल, शायद राजेश बहुत है, मेरे पास भी राजेश है, पर जो राजेश का सवाल मेरे पास आया है उनकी स्कीम अलग है और लक्ष्य भी अलग है, तो कोई बात नहीं। देखिए राजेश जी, आपने जो स्कीम बताई है सारी स्कीम अच्छी हैं। इसमें से जो आप बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम फंड की, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मोमेंटम एक फैक्टर है, और यदि आप ये समझते हैं कि जिस वक्त पर वो फैक्टर काम कर रहा है आप रहेंगे और फिर निकल जाएंगे,
तब आपको इस तरह के फैक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और इस वक्त पर वैसे भी मोमेंटम स्ट्रेटेजी जो है वो मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो उसमें से मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा। बाकी सारे फंड्स, एक्टिव फंड है वो भी, और जो आपने मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड कहा, उसमें भी आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। सिर्फ आपको मोमेंटम फंड से निकलना होगा। दूसरी बात यह है कि जो आप अभी कह रहे हैं कि आपको और एसआईपी बढ़ानी है, तो क्योंकि आपका एक्सपोजर सभी तरह के मार्केट कैप में है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो एक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है, उनमें आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। और एक बात और भी है, वैसे तो टारगेट तो लिया है आपने, सही है, लेकिन समय के साथ क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है, आप जानते हैं, तो एसआईपी में भी एक फिक्स अमाउंट से स्टेप अप कर सकते हैं, उसे करते रहिए। वो एक जरूर आपको करना चाहिए, और जब भी और जब पैसा हो तो बढ़ाते भी रहे, ये मेरी सलाह होगी आपके लिए। सानी साहब, पंकज जी ने आपके सवाल का जवाब दिया है कि आपको और कुछ पूछना है। देखिए, आपको यहाँ पर एसबीआई लार्ज कैप और पीएसयू फंड में जो है एसआईपी बंद करने की सलाह दी जा रही है। ये तो इनके पास है भी नहीं मेरे ख्याल से। आपके पास तो है नहीं ये फंड। हाँ, आपके पास नहीं। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप। चलिए, आपके पास ये फंड्स है भी नहीं। वो जो जवाब फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, उसको प्लीज़ निकालिएगा, ये जवाब गलत फ्लैश हो रहा है। चलिए, आपने सलाह सुनी राजेश सानी जी? जी। आपको कुछ और पूछना है पंकज जी से? नहीं, मैं फिर इसी में जो भी अमाउंट है, जैसा उन्होंने एडवाइस किया है, इसी में ऐड कर दूंगा अपने बाकी फंड में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभिजीत सत्येंद्र का सवाल लेंगे, और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है। 40 इयर्स की इनकी उम्र है, 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 10% स्टेप अप करेंगे, टारगेट है 1.5 करोड़, और 1 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है। 20,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI Pru लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, HDFC बैफ इनके पास है। बताइएगा। राइट, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सत्येंद्र जी, जैसे आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू करी है, जैसे आपने बताया। काफी वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो लग रहा है ऑन द फर्स्ट लुक। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या वो 1.5 करोड़ एटलीस्ट 15 इयर्स में कलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर स्टेप अप 10% हटा देते हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली 10% स्टेप अप कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो एटलीस्ट 1.6 to 1.7 करोड़ का कॉर्पस कर पाएंगे। और उनका जो फंड्स है उसमें पराग पारिक सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है। ICICI लार्ज और मिड कैप में भी उनकी एलोकेशन ठीक लग रही है। बंधन स्मॉल कैप में अगर वो 3,000 जितना एक्सपोजर रख पा रहे हैं तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए उनको। और HDFC बैलेंस एडवांटेज भी एक अच्छा रिस्क अवर्स फंड है, तो उनको मैं कोई भी चेंजेस नहीं सजेस्ट करूंगा। जस्ट उनको वो सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10 से 15% का वो अगर स्टेप अप कर पा रहा है कंसिस्टेंटली, तो उनका जो टारगेट है वो 10 साल से 12 साल के भीतर भी अचीव हो सकता है। थैंक यू। सत्येंद्र जी का जो सवाल है अभिजीत, मुझे आपसे उसमें एक चीज़ ये भी पूछनी थी कि 1.5 करोड़ का इनका लक्ष्य है। अभी इन्होंने 1 महीने पहले अपनी SIP की शुरुआत भी की है। देखिए, बहुत सारे जो निवेशक होते हैं वो बाजार के इस तरह के माहौल में निवेश की शुरुआत करने से थोड़ा सा कतराते हैं, तो इन्होंने फिर भी यहाँ पर एक इन्वेस्टर मेंटालिटी मेरे ख्याल से उसका एक प्रमाण दिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इस तरह के माहौल में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या SIP रोक लेते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं एक सिंपल सजेस्ट करूंगा कि SIPs की कैलकुलेशन मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप एक समझ लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी है, और अगर ए पर्सन जो है वो सिर्फ अगर 10 साल डिले करता है अपना इन्वेस्टमेंट, तो उसकी जो नेट अमाउंट रहती है वो ऑलमोस्ट 6-7x का डिफरेंस आता है। मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज एक्सेल शीट नहीं है, बट जस्ट इन शॉर्ट में उसको कहूंगा कि SIP कभी तोड़िए नहीं। भले आप अगर हाई रिस्क थीमेटिक बेस्ड SIP से अगर वो बंद कर रहे हो, तो लेकिन अपनी जो बेसिक लॉन्ग टर्म और एटलीस्ट लार्ज कैप्स और मिड कैप फंड्स की SIP वो कंटिन्यूअस रखे। बिकॉज अगर आप 1-2 साल
एक दो महीना भी अगर मिस कर रहे हो तो आपका पूरा रिटर्न्स उससे इम्पैक्ट करता है। तो एसआईपी कंसिस्टेंटली रखनी चाहिए, बिकॉज इंडिया स्टोरी है वो अभी भी ऑन है। भले ग्लोबल अभी हेडविंड्स चल रहे थोड़े बहुत, ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट के कारण काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, बट इंडिया स्टोरी इज ऑन, सो एसआईपी कंसिस्टेंटली करना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट्स। ऑलराइट, पंकज जी आपके पास आएंगे और अजय कुमार जी का हम सवाल लेंगे यहाँ पर। इन्होंने एसआईपी इसी महीने से शुरू की है, 15 साल का टारगेट है निवेश करने का, 3 करोड़ रुपए। और पंकज जी ये कह रहे हैं इनके पास बंधन का आपके पास ये सवाल है पंकज जी अजय कुमार का? मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ, अगर नहीं है तो फिर आपके पास है, ठीक है। बंधन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, ईडलवाइज का मिड कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप इनके पास है। और इनकी एसआईपी यहाँ पर टोटल 30,000 के आसपास चल रही है। ओके, बताइएगा। इनकी यूट्यूब पर मेरे साथ इन्होंने सवाल भेजा है, तो मेरे पास बहुत डिटेल्स नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी प्लान वे में आगे बढ़ रहे हैं। 6 फंड्स हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत क्लियर है, लेकिन जो टारगेट है और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम 12% के CAGR पर यदि कैलकुलेट करें तो 30,000 पर मंथ की एसआईपी से 15 इयर्स में करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपीस इकट्ठा होने की उम्मीद की जा सकती है। तो इनका टारगेट जो है वहां पर थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, और क्योंकि 3 करोड़ के टारगेट की बात कर रहे हैं और बन पा रहा है 1 करोड़ 40 लाख रुपए, तो यहाँ पर सजेशन ये है कि 6,000 रुपए से ये अपनी एसआईपी बढ़ा लें अभी, और साथ में 10% का स्टेप अप भी करें। हर साल इन्हें 10% से एसआईपी बढ़ानी है अपनी, तो जाकर ये 15 साल में 3 करोड़ की उम्मीद रख सकते हैं। और नई स्कीम ऐड नहीं करनी है, इनके पास में अच्छी स्कीम है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और साथ में एचडीएफसी मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड। इन तीनों फंड्स में 2-2 हजार रुपए बढ़ा दें। 6,000 बढ़ाने हैं तो 2-2 हजार रुपए इन 3 स्कीमें बढ़ा ले, तो ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, अजय कुमार जी भी अगेन यूट्यूब पर ही हमारे पास है। उन्होंने अपना सवाल हमसे लाइव नहीं पूछा है, बट स्टेप अप करने का इनका निर्णय अच्छा होगा। स्टेप अप करने से ये काफ़ी होगा क्या कि स्टेप अप भी बढ़ाना पड़ेगा इनको? स्टेप अप कितना बढ़ाना चाहिए पंकज जी? उसकी कैलकुलेशन कैसे करे कोई? जी बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पे करके बताया है 12% के CAGR पर कि अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 रुपया महीना, उसमें 6,000 और बढ़ाने हैं, यानी कि 36,000 पर मंथ की एसआईपी अभी हो जाएगी, और साथ में 10% का स्टेप अप मैंने कहा है। क्या होता है कि स्टेप अप का फायदा इसके लिए होता है क्योंकि आप अगर देखेंगे 60,000 अगर इस वक्त पर मान लीजिए 30,000 हो रहा हो तो 33 हो जाता है, 36 हो रहा है तो 3,600 और बढ़ जाएगा उसमें नेक्स्ट ईयर, और ऐसे करते जाएंगे तो 15 साल में जो निवेश राशि है जो आप कर रहे हैं वो भी बढ़ जाएगी, और जो कंपाउंडिंग का उसमें फायदा मिलेगा उसकी वजह से 15 साल में जहां आप 1.5 करोड़ से भी कम बना पा रहे हैं उसका डबल हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप अप इन्हें करना है, जो कैलकुलेशन ने बताई है कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर मैंने कैलकुलेशन की है। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और क्योंकि ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे ही रहे हैं। तमाम दर्शकों को बता दें कि अपने सवाल भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 9619873567 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम फोकस कर रहे हैं आपके सवालों पर। जी हाँ, हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं। पंकज मटपाल, अभिजीत चौकसी, मेरे दोनों मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो आज आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। इस बीच अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल झटपट। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर देते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल छोड़ सकते हैं। दरअसल ये जो
जो हम शो कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जब फ़ोन लाइन पर हमसे बात कर रहे होते हैं तो अपने जवाब नोट डाउन नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमारा जो शो है वो अपलोड होता है यूट्यूब पर भी। तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको आज का शो, पुराने शोज़ भी मिल जाएंगे। आपके सवालों के जवाब अगर आप लाइव नहीं सुन पाए कॉल पर हमारे साथ, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए, इस बीच मेरे साथ बिस्वजीत जो हैं फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे लाइव दर्शक। बिस्वजीत, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर। पोर्टफोलियो है, मैंने ICICI नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2000 रुपीज, इंडिया में 1500, HDFC फ्लेक्सी में 2500, मोतीलाल लार्ज एंड कैप में 2500, फरक पॉइंट फ्लेक्सी कैप में 2500। ये सारा मैंने एक साल किया है। और 2 फंड है, ICICI लार्ज कैप 2000 रुपीज एंड ICICI टेक्नोलॉजी फंड 2000 रुपीज। ये लास्ट 4 साल हो गया। टेक्नोलॉजी फंड है वो नेक्स्ट 1 ईयर में मतलब बंद कर देगा, बिकॉज मैंने 5 साल के लिए लिया था। राइट, ओके। हाँ, तो मेरा टारगेट 2 करोड़ है, तो मुझे कितना ऐड वगैरह करना पड़ेगा? विजन 22 ईयर्स है, सो दैट आई कैन रीच इन माय टारगेट। ठीक है, बताते हैं कि आपको अपना लक्ष्य भी कितना यहाँ पर रियलिस्टिकली सेट करना चाहिए और निवेश में कितना इजाफा आपको करना होगा, ये भी जानने की ज़रूरत है। पंकज जी, आपके पास होगा इनका सवाल? बिल्कुल, मेरे पास सवाल, और सवाल बहुत अच्छा है ये। विश्वजीत जी, एक बात कहूंगा आपको मैं। आपने कहा कि आपको 2 करोड़ जुटाने हैं 22 साल के बाद में। आपको पता है महंगाई की वजह से, आप भी जानते होंगे, देखिए बचपन में आप कितने पैसे में क्या क्या खरीद सकते थे और क्या उसकी वैल्यू अभी हो गई है, वही भविष्य में भी होगा। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ जुटाने हैं आपको 22 साल के बाद। ऐसे देखा जाए तो यदि हम 12% का रेट रिटर्न मानकर चले, तो आप 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 31 लाख रुपया इकट्ठा होने की उम्मीद रख सकते हैं 22 साल में। अपने एग्जिस्टिंग जो 3.5 लाख रुपया इकट्ठा हो चुका है और 16,000 की आप SIP कर रहे हैं, तो टारगेट जो आप मानकर चल रहे हैं वो तो पूरा हो सकता था, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि अगर हम 6% की महंगाई दर भी मानकर चलें, तो आपको पता है 2 करोड़ की जो वैल्यू है आज से 22 साल के बाद, वो करीब आज के 55 लाख के आसपास ही रह जाएगी। तो मेरी राय ये है कि SIP का अमाउंट बढ़ाइए आप, और साथ में स्टेप अप भी कीजिए। कम से कम 10% से स्टेप अप कर सकते हैं। आपके पास समय बहुत लंबा है, 22 साल की बात कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगी, तो आप निवेश को बढ़ाते रहिए ताकि आप अच्छी राशि इकट्ठा कर सकें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आज किसी को 2 करोड़ रुपया चाहिए हो, तो 22 साल के बाद टारगेट सिर्फ 7 करोड़ का होना चाहिए। तो आप भी करीब 7 करोड़ या उससे ज्यादा का टारगेट लेकर चलिए, जिसे आप आसानी से अचीव भी कर पाएंगे यदि समय के साथ आप निवेश को बढ़ाते रहेंगे। और दूसरी बात, जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा है। एक फंड में आपको मैं बदलाव की राय दूंगा। आपके पास में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, उसके बजाय आप ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड ले लीजिए। तो थीमेटिक एडवांटेज फंड के जरिए आपको मल्टीपल सेक्टर्स मिल जाएंगे, वो बेटर होगा, मल्टीपल थीम्स होंगी, बाकी सारे फंड्स आपके अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए बिस्वजीत जी, कुछ और पूछना है आपको? नहीं, बस यही जानकारी चाहिए था कि कुछ चेंजेस करनी है, तो सर ने बताया टेक्नोलॉजी फंड को चेंज करके दूसरा कुछ ये लेना है, और 10% स्टेप अप सर वो करते हैं सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर कोई आपको कोई सवाल पूछना नहीं है तो अभिजीत जी, आपके लिए गौरव मित्तल का सवाल, और इन्होंने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में निवेश किया हुआ है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी है इनके पास, सिल्वर ETF भी लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी लिया हुआ है, और ओके, टारगेट इज़ 1.2 CR, 6 लाख की करंट वैल्यू है, लेकिन 12 साल तक ये इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ओके, राइट। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि गौरव जी के पास थोड़ा सा एक्सपोजर स्मॉल और मिड कैप्स में ज्यादा है।
वहां पर वो थोड़ा ट्रिमिंग और या फिर क्लब कर सकते हैं। इन जनरल जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हम मैक्सिमम 4 या 5 फंड्स से ज्यादा नहीं रखने की सलाह देते हैं, बिकॉज फिर वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण रिटर्न न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट गौरव जी के लिए मैं 2 सजेशन को दूंगा। एक तो है कि वो जो उनके स्मॉल और मिड कैप फंड्स है, लाइक फॉर एग्जांपल निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, तो ऐसे जो सिमिलर लुकिंग फंड्स है उनको क्लब कर दे, ताकि उससे उनके नंबर ऑफ फंड्स रिड्यूस हो जाए। जनरली जो भी, जैसे अभी यूटीआई 50 हो गया, फिर कोई भी लार्ज कैप फंड हो गया उनके, या फिर निफ्टी 50 फंड हो गया, तो सिमिलर रेंज के फंड के रिटर्न्स भी काफी सिमिलर रहते हैं, तो इसके लिए क्लब करने में रिटर्न्स पे असर इतना नहीं पड़ता है। दूसरा, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि थेमेटिक फंड है जैसे कोटक एनर्जी, तो उसको भी वो ट्रिम कर सकते हैं, बाकी के फंड वो रख सकते हैं। और उनका जो लक्ष्य है 1.2 करोड़ इन 12 ईयर्स, अगर वो 10% जितना स्टेप अप कर पा रहे हैं उनके एग्जिस्टिंग SIPs के साथ हर ईयर, इजीली अचीवेबल है टारगेट 10 से 12 साल में 12% की कंपाउंडिंग अज्यूम करने के हिसाब से। और कोई भी क्वेश्चंस है तो गौरव जी आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए अभिजीत, जो आपने इनको सलाह दी है, निप्पॉन इंडिया का आपने इनको मिड कैप बोला हुआ है, ये नाम हमें ठीक करना होगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है ये। ICICI मल्टी एसेट और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आपने इनको रखने की सलाह दी है। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप और मोतीलाल के मिड कैप से आपने इनको इनमें से कोई एक ही फंड रखने की आपने सलाह दी है। कोटक एनर्जी आपने कहा है कि इसमें से जो है वो निवेश अपना बंद कर दे, कोई खास वजह अभिजीत? जनरल थेमेटिक फंड्स में मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ बहुत ज्यादा, अनलेस कि अगर आप उसी फील्ड में काम करते हो। जैसे काफी क्लाइंट्स आते हैं हमारे की जो IT में जॉब करते हैं, अब उनको उनकी सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि अगर आपको आपके सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है और आपको लग रहा है कि इस सेक्टर में अभी टेलविंड्स आएंगे या फिर इस सेक्टर में अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। बट इन जनरल थीमेटिक फंड्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर, बिकॉज इन केस अगर हमारा कॉल रॉन्ग गया या फिर वो सेक्टर नहीं चला एज पर एक्सपेक्टेशन, तो उसमें फिर लॉसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इसके लिए मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कहा है कि इनको जो है सिल्वर ETF में निवेश कंटिन्यू रखने की सलाह दी है। हाँ, सिल्वर में वो एक छोटा एलोकेशन, सिल्वर और गोल्ड में एक छोटा एलोकेशन वो कंटिन्यू कर सकते हैं कमोडिटी बास्केट में, एटलीस्ट 5 to 7% ऑफ तो द बाहर निकलने की सलाह नहीं दी है ना ग्रो सिल्वर में, ग्रो के सिल्वर ETF में सिल्वर से? होल्ड है। हाँ, ग्रो सिल्वर होल्ड है और कोटक एनर्जी में से एग्जिट करना है, और निप्पॉन और मोतीलाल दोनों को क्लब कर सकते हैं या फिर दोनों में से कहीं एक जगह फंड हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल हम राजेश जी का लेंगे। राजेश कानके का सवाल है आपके पास? हाँ, राजेश कानके का सवाल मैं देख पा रहा हूँ, जैसे उनका लक्ष्य है, उनको 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट उनको रीच करना है। सवाल राइट और हाँ, उनके हाँ, जो बताइए। हाँ जी, आई गेस यही राजेश मैं फंड्स एक बार पढ़ देती हूँ, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पंकज जी आपके पास भी इन्हीं राजेश का सवाल होगा। मेरे पास राजेश लिखा है, सिर्फ उनके पास SBI कॉन्ट्रा फंड है, SBI PSU फंड है, ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड है और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, इस तरह के फंड्स। चलिए, ये सवाल मेरे पास नहीं है, मेरे पास राजेश खानके का सवाल है जो अभिजीत जी के पास है। वो सवाल था जो हमने डिसाइड किया था कि बिल्कुल अगली बार हम करेंगे, तो शायद वो मिस हो गया हमारी टीम से, बट ये सवाल जो मिस हुआ है वो हम वापस से लेंगे। और राजेश खानके का सवाल नागपुर से 1 CR और 15 साल का है इनका लक्ष्य। ICICI प्रू ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, HDFC का इनके पास है बैलेंस एडवांटेज, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर भी है इनके पास। ओके, बताइएगा। राइट, तो राजेश जी को मैं मेजरली 2 सलाह दूंगा। उनके भी नंबर ऑफ फंड्स थोड़े से ज्यादा है, तो उसको हम पहले कौन से रखने हैं वो बोल देता हूँ मैं। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ICICI ब्लू चिप और HDFC बैलेंस एडवांटेज, ये 3 फंड्स उनके फंड्स में उनको डेफिनेटली होल्ड करने हैं और उसमें SIP कंटिन्यू करनी है। कौन से वो कंसिडर कर सकते हैं रिप्लेस या क्लबिंग के लिए, तो वो है मोतीलाल मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। ये दोनों में से कोई भी एक वो चूज करके
क्लब कर सकते हैं। और HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर जो कि एक थीमेटिक फंड है, उसमें अगर पूरा SIP का लेस देन 10% अगर वो कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है, उससे ज्यादा एक्सपोजर की मैं सलाह नहीं दूंगा उनको। दूसरा जो है उनका टारगेट जो है 1 करोड़ का 15 इयर्स में, तो एग्जिस्टिंग SIP से वो नहीं पॉसिबल है। उनको मैं 2 सजेस्ट करूंगा, या तो वो अपनी एग्जिस्टिंग SIP बढ़ा दे बाय एटलीस्ट 15,000, और दूसरा स्टेप अप वो कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर वो स्टेप अप कर पा रहा है लेट्स से 15% से, देन उनका जो टारगेट है 1 करोड़ का वो इजीली अचीवेबल है। आई गेस और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो राजेश जी क्या। राजेश जी, तो राजेश जी मेरे साथ फोन लाइन पर है नहीं, वो यूट्यूब पर उन्होंने अपना सवाल भेजा है, बट आई थिंक आपने सभी पहलुओं को यहाँ पर कवर तो कर दिया है। बहुत ज़रूरी होता है दर्शकों को ये समझना कि वो अपना जो भी लक्ष्य आंक रहे हैं वो फ्यूचर गोल्स के लिहाज से आंक रहे हैं, और इसीलिए आपको जो है अपने इन्फ्लेशन को काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर इन्हें अपनी SIP को बढ़ाने की भी सलाह हम देते हैं। कितना स्टेप अप करना पड़ेगा वैसे अभिजीत? एटलीस्ट 15 to 20% स्टेप अप करने की जरूरत है एवरी ईयर। ओके, एवरी ईयर स्टेप अप करने की ज़रूरत है। तो राजेश जी, जब जब आपसे मुमकिन हो अपनी SIP को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। राजेश जी, नहीं, मेरे ख्याल से हर वो शख्स जो कि निवेश कर रहा है, और ख़ासतौर से म्यूचुअल फंड में SIP के ज़रिए आप निवेश कर रहे हैं, अगर आप निवेश बढ़ाएंगे नहीं तो अपने टारगेट्स तक आप अचीव नहीं हो पाएंगे, कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में आप RD तो कर नहीं रहे हैं, आपको अपने निवेश की वैल्यू को बढ़ाना है, महंगाई को मात देने वाला रिटर्न आपको कमाना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप अप करते रहें अपनी SIPs को जब भी मुमकिन हो। इनफैक्ट इस वक्त त्योहारी सीज़न है, दिवाली भी आने वाली है, बहुत लोगों को बोनसेस भी मिलते हैं, तो आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई कर्जे हैं आपके ऊपर तो बोनसेस का पैसा आप वहाँ पर उन कर्ज़ों को ख़त्म करने में या तो इस्तेमाल कर सकते हैं या तो अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की स्मार्ट रणनीति आपको जो है अपनानी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और अपने इन्वेस्टमेंट्स में। चलिए, इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। आज माफ़ कीजिएगा, सवालों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। इवन दर्शकों को हम कह रहे हैं कि जो सवाल मिस हो गए हैं अगली पेशकश में हम लेकर आएंगे जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए, लेकिन आप दोनों ने ही आज समय दिया और इतने पेशेंटली तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद आप दोनों का। और दर्शकों से कहेंगे कि एक छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी भारत छोड़कर विदेश सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो कहां कहां आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना है, कौन कौन सी ऐसी वित्तीय तैयारियां हैं आपको कर लेनी है। इसका एक पूरा डिस्कशन तो हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ, लेकिन आपको एक फुल प्रूफ प्लान भी हम देंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आपको रणनीति बताएंगे, मौजूदा निवेश आपका जो है वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाहर जाएं तो आपको कैसे अपनी फाइनेंशियल्स को अपने कंट्रोल में रखना है। इन सब के नुस्खे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद।